I will retire at the right time. August 2027. The Ministry of Home Affairs wide notification has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar. एकाएक क्या हुआ कि दोपहर के बाद में गड़बड़ होने लगी। ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है कि आप पूरा दिन सदन चलाएं और एकदम कहें कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। कहाँ तो ऐसे शिष्टाचारपूर्ण संबंध थे कि हाथ जोड़ करके झुक करके बारंबार प्रणाम किया जाता था, और कहाँ अब 2 साल पहले ही पद छोड़ दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे ने देश को चौंका दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जगदीप धनखड़ अपने विदाई समारोह में भी नहीं जाएंगे। संसद भवन के आसमान में उड़ने वाले पंछी क्या बता रहे हैं? क्या है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह? ये जस्टिस वर्मा पर विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने की सजा है, या बिहार चुनाव से पहले एक नए दांव की भूमिका? अगला उपराष्ट्रपति अब कौन हो सकता है, कौन से नाम चल रहे हैं, इन सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ में हिसाब किताब लेंगे जगदीप धनखड़ के राजनीतिक करियर का भी, न्यायपालिका के साथ उनके टकराव के भी ब्यौरे देंगे। इसके बाद बताएंगे कि बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड स्वीकार न करने के लिए क्या दलील दी है, बोइंग विमानों के फ्यूल स्विच चेकिंग में एयर इंडिया को क्या पता चला, और MiG-21 विमानों पर भारतीय वायुसेना ने क्या बड़ा फैसला लिया है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Bajaj Freedom, Sensodyne K and Sharda University. दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल यानी 21 जुलाई की रात अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया और लिखा कि तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन कर रहा हूं। ये लेटर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत लिखा और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात इतनी सीधी है? धनखड़ 74 साल के हैं। मार्च में उन्हें दिल से जुड़ी दिक्कत हुई थी। जून में एक इवेंट में वो बेहोश भी हो गए थे, लेकिन डॉक्टरी सलाह के बाद वे राज्यसभा में एक्टिव थे। मॉनसून सत्र के पहले दिन भी सक्रिय नजर आए। शाम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी वो शामिल हुए। आने वाले दिनों में भी प्रोग्राम उनके शेड्यूल थे और 10 जुलाई को ही एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 तक रिटायर हो जाऊंगा। 10 अगस्त 2027 के दिन ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था बतौर उपराष्ट्रपति। फिर अचानक इस्तीफा क्यों दिया? रिपोर्टर्स क्या बता रहे हैं, आगे बताएंगे। फिलहाल जानकारी यह है कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा मंजूर होने से पहले धनखड़ मंगलवार को राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। ये भी खबरें आई कि धनखड़ अपने विदाई समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस बीच विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू किए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा एक्स पोस्ट लिखा, जिसका सार है, कल दोपहर 12 बजे श्री जगदीप धनखड़ जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। थोड़ी देर की बैठक के बाद तय हुआ कि अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी। शाम की मीटिंग में सभी सदस्य नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। सबसे हैरानी की बात कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बैठक 22 जुलाई की दोपहर 1 बजे तक के लिए टाल दी। साफ है कि दोपहर 1 से 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर हुआ। धनखड़ जी ने स्वास्थ्य को इस्तीफे की वजह बताया है, हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसके पीछे कुछ गंभीर कारण हैं। ये जयराम रमेश लिख रहे हैं। ऐसी ही बातें दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी दोहराई। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है कि आप पूरा दिन सदन चलाएं और एकदम कहें कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। ऊपर वाला उनको, ईश्वर उनको, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, यही उम्मीद है। लेकिन ये वजह नहीं हो सकती, कोई ना कोई और वजह है
जिसके कारण वो इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। पिछले महीने कभी सुना नहीं हमने। 2 नंबर की पद है वो, देश क्या महामहिम राष्ट्रपति जी के बाद में उपराष्ट्रपति जी है, वो इस्तीफा देते हैं, शायद की वजह बताते हैं, सही नहीं लगता, विश्वास भी नहीं लगता। और ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत कुछ सस्पेंस है। इधर बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और सिर्फ स्वास्थ्य को ही इस्तीफे की वजह माना जाना चाहिए। वो बीमार थे, ये सर्वविदित है, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, ऑपरेशन हुआ, तो अब इसके बाद अपने स्वास्थ्य कारण के वजह से उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो इसमें अटकलबाजी का कोई, मुझे नहीं लगता है कोई स्कोप है। लेकिन अपोजिशन शुरू से उनके बारे में कुछ न कुछ कहता रहा है, यहाँ तक कि लास्ट ईयर वो लोग जो है सो नो कॉन्फिडेंस भी लाने का कोशिश किए, एक अनावश्यक वो भी प्रयास हुआ। तो ये विपक्ष का काम है बोलते रहना, लेकिन उन्होंने बड़े क्लियर शब्द में कहा है कि मैं हेल्थ वजह के कारण हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहा है, जो एकदम साबित है, पहले वेल प्रूव्ड चीज़ है। तो इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह के टीका टिप्पणी का कोई स्कोप है। तो उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति, किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान भी आया। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई की शाम 4:30 बजे वे और किरेन रिजिजू दूसरे संसदीय कामकाजों में व्यस्त हो गए थे, जिसकी जानकारी उपराष्ट्रपति के ऑफिस को दे दी गई थी। अब उस सवाल पर बात करते हैं जो सबके मन में है। ऐसी क्या परिस्थितियां, क्या हालात बने जो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा? इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार लिज मैथ्यू, दामिनी नाथ और दिव्या ए ने सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारियां निकाली हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस्तीफे से कुछ घंटों पहले जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी। ये मुलाकात पहले से तय नहीं थी। हालांकि राष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से इस मुलाकात के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया और इस मुलाकात के ठीक पहले केंद्र सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, ऐसा रिपोर्ट कहती है एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के हवाले से। शर्मिंदगी इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि लोकसभा में केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रही थी और इसी बीच राज्यसभा में भी धनखड़ ने ऐसे ही एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसके ऊपर 68 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर थे। यानी विपक्ष का लाया हुआ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, जबकि पक्ष का प्रस्ताव अभी लोकसभा में आना था। रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार को ये बात पसंद नहीं आई कि धनखड़ ने बिना ट्रेजरी बेंच से सलाह मशवरा किए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बताया कि सरकार राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस नहीं चाहती थी, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष ने पहले से ही जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दे रखा है और इस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं है। हालांकि धनखड़ ने 21 जुलाई को जस्टिस शेखर यादव मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसका संदर्भ जरूर दिया। वो बोले कि पिछले साल दिसंबर में 55 सांसदों ने प्रस्ताव दिया था, मैंने इसकी जांच की, पता चला कि एक सदस्य ने 2 बार हस्ताक्षर किए हैं, मामला गंभीर हो गया, जांच चल रही है, जल्द ही आप लोगों को अपडेट दूंगा। लेकिन इंडिया टुडे ने विपक्षी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि शाम को 4:30 बजे उपराष्ट्रपति ने अपने चैम्बर में कहा कि ये प्रस्ताव, शेखर यादव वाला प्रस्ताव भी इट कुड बी एडमिटेड, इसको भी स्वीकार किया जा सकता है। आपको याद ही होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आपत्तिजनक बयान दिए थे। विपक्ष चाहता है कि जस्टिस शेखर यादव को उनके पद से हटाया जाए। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों के जले हुए बंडल मिले थे, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में एक्सेप्ट किया जा चुका है। रिपोर्ट में न्यायमूर्तियों में से इतर न्यायपालिका की भी बातें हैं। कुछ बीजेपी नेताओं के हवाले से कहा गया है कि आला कमान धनखड़ से खुश नहीं था, क्योंकि वे लगातार न्यायपालिका से टकरा रहे थे। मसलन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की तीखी आलोचना की थी जिसमें विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए डेडलाइन तय की गई। धनखड़ ने कहा था कि भारत देश में ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकती जहां सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में भी उन्होंने बार बार कहा कि स्वतंत्रता के नाम पर न्यायपालिका जवाबदेही और जांच से नहीं बच सकती।
बीजेपी नेताओं का कहना है कि धनखड़ के इन बयानों को केंद्र सरकार के स्टैंड के तौर पर देखा गया, जिसकी वजह से केंद्रीय आला कमान और बीजेपी का आला कमान अनचाही आलोचनाओं का उसको सामना करना पड़ा। इसी तरह जिक्र पिछले साल दिसंबर में हुए किसान आंदोलन का भी हुआ। तब धनखड़ ने सार्वजनिक तौर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की आलोचना कर दी थी। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अगर किसानों से वादे किए गए हैं तो उन्हें पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। किसान परेशान हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट इशारा करती है कि जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार के बीच कुछ तनातनी तो थी, लेकिन क्या वो इतनी ज़्यादा थी कि इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प बचा था, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, या फिर बिहार चुनाव से पहले किसी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी है। क्योंकि बिहार में सत्ताधारी नेताओं की तरफ से बयान आ चुके हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनते हुए देखना सुखद होगा। उपराष्ट्रपति पद की बातें चल रही हैं तो चर्चा में नाम राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के भी हैं। सरकार के पास अगर आप देखेंगे तो नंबर्स पूरे हैं। लोकसभा के अंदर अगर एनडीए की स्ट्रेंथ को देखा जाए और उनके कुछ सहयोगियों को देखा जाए इंडिपेंडेंट सांसदों के साथ, तो 298 की संख्या बनती है और उसके साथ साथ 128 सांसदों की संख्या जो है एनडीए और उसके कुछ इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड सांसदों की है। तो ऐसे में सरकार के सामने कोई उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है, उसमें विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारता है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी जीतने में। लेकिन एक चीज को आपको समझना होगा कि अभी बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि उपराष्ट्रपति पर उनका पार्टी का यानी उनकी विचारधारा का ही व्यक्ति जो है वो आए, क्योंकि दूध का जला है छाछ फूक फूक कर पीता है। नीतीश कुमार को इसलिए खारिज किया जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत बहुत वैसी है, नासाज है। आपने देखा होगा कई बार विपक्ष उनकी तबीयत को लेकर सवाल उठाता है। तो जिस स्वास्थ्य ग्राउंड पे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, वो कारण आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को लेकर रहा है उपराष्ट्रपति पद पर। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान नहीं चाहेगा। किसके नाम पर मोहर लगेगी, राजनाथ सिंह या किसी अन्य बड़े चेहरे के नाम पर मोहर लगेगी, ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सोच समझकर बहुत चीजों को जानने समझने के बाद ही जो बड़ा फैसला लेगी। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन, व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारतीय गणराज्य के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 के मुकाबले 528 वोटों से हराया था। राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनका कार्यकाल विवादों में घिरा रहा। जिस विपक्ष को आज उनके इस्तीफे के पीछे कोई गंभीर कारण नजर आ रहा है, उसी विपक्ष से धनखड़ के लगातार टकराव होते रहे। विपक्ष के साथ साथ न्यायपालिका से भी टकराव हुए और उपराष्ट्रपति नियुक्त होने से पहले जब धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब ममता बनर्जी सरकार के साथ उनके टकराव तो जग जाहिर हैं ही। आज़ाद भारत के इतिहास में जगदीप धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बने जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। पिछले साल दिसंबर में विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ पक्षपाती होने का आरोप लगाया था और इम्पीचमेंट मोशन पेश किया था। हालांकि उपसभापति हरिवंश ने टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। विपक्ष से टकराव के उनके कुछ और घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। अगस्त 2023 में धनखड़ ने कहा कि विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री को सदन में नहीं बुलाया जा सकता। किसी भी दूसरे सांसद की तरह प्रधानमंत्री को भी ये तय करने का अधिकार है कि वे सदन में आएं या नहीं। उस समय विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग कर रहा था। धनखड़ के इस बयान के बाद विपक्ष ने मुखरता से अपना विरोध दर्ज कराया था। साल 2023 के ही शीतकालीन सत्र में धनखड़ और विपक्ष में तल्खियां और बढ़ गईं। उस दौरान कुल 146 सांसद सस्पेंड किए गए, राज्यसभा से 34। विपक्ष की मांग थी कि संसद की सुरक्षा चूक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बयान दें। जून 2024 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के वेल में पहुंच गए। धनखड़ ने इसे भारत के संसदीय इतिहास पर धब्बा बताया। खड़गे बोले कि वे सभापति का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे क्योंकि धनखड़ सिर्फ मंत्रियों की बातों को ही तवज्जो दे रहे थे। जुलाई 2024 में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने धनखड़ पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। कहा कि किसी भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि सदन का अध्यक्ष विपक्षी सांसदों को भाषण के दौरान बार बार टोके। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर भी जगदीप धनखड़ का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। बात चाहे
कानून व्यवस्था की हो, भ्रष्टाचार के आरोपों की हो या फिर ब्यूरोक्रेसी में कथित ढिलाई की, धनखड़ ने ममता सरकार की आलोचना का एक भी मौका नहीं छोड़ा। ममता बनर्जी उन्हें केंद्र सरकार की कठपुतली बताती रहीं। जरूरी बिल्स को दबाकर बैठ जाने के आरोप उन पर लगाए। बात इतनी बढ़ गई कि ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर धनखड़ को ब्लॉक कर दिया था। और तो और साल 2022 में ममता सरकार ने राज्य की यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से गवर्नर को हटा दिया था और ये ओहदा मुख्यमंत्री को दे दिया गया था। और जब न्यायपालिका से टकराव की बात आती है तो भी ये फहरिस्त, विवादों की ये फहरिस्त लंबी है। राज्यसभा के सभापति के तौर पर धनखड़ ने जब अपना कामकाज शुरू किया तो सबसे पहले निशाने पर आया सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना साल 2015 का फैसला, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजैक जिसको बोलते हैं, एनजैक एक्ट को रद्द कर दिया गया था। ये एक्ट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए चल रहे कॉलेजियम सिस्टम के बरक्स लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया तो धनखड़ बोले कि संसद की संप्रभुता पर हमला है, जनादेश का अपमान है। जनवरी 2023 में उन्होंने एक और बयान दिया। 1973 के केशवानंद भारती जजमेंट का जिक्र किया, जो कहता है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की तो ताकत है, लेकिन वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। धनखड़ बोले कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में किसी भी बदलाव की ताकत लोगों के पास होनी चाहिए। विधायिका के पास ही आखिरी ताकत है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। हाल फिलहाल में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों पर हुई बहस पर भी उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि इन शब्दों को संविधान में जोड़ना सनातन धर्म का अपमान था, उसकी बेअदबी था। विपक्ष ने भले ही जगदीप धनखड़ पर बीजेपी का पक्ष लेने के आरोप लगाए हों, लेकिन उन्होंने अपना पहला चुनाव जनता दल के टिकट पर लड़ा था। 1989 के लोकसभा चुनाव में जगदीप धनखड़ राजस्थान की झुंझुनू सीट से सांसद चुने गए थे। धनखड़ ने अगला चुनाव राजस्थान विधानसभा का लड़ा और जीता भी, अजमेर की किशनगढ़ सीट से 1993 में, और तब तक वो कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। धनखड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। 1979 में LLB की डिग्री उन्होंने हासिल कर ली थी, वकालत की उन्होंने, और राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने। 1998 से वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। 2003 में बीजेपी में आ गए। 2016 में उन्हें पार्टी के कानूनी विभाग का संयोजक नियुक्त किया गया। 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल उनको बना दिया गया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर भले ही ममता सरकार के साथ उनकी ठनी रही, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान TMC ने उनके खिलाफ वोटिंग नहीं की थी। जगदीप धनखड़ से जुड़े कुछ और रोचक किस्से हैं। 1989 में तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने धनखड़ के लिए चुनाव प्रचार किया था। ऐसा कहा जाता है कि देवीलाल ही उनको राजनीति में लेकर के आए थे। 1989 में देवीलाल ने दिल्ली के बोट क्लब में विपक्ष की एक रैली बुलाई थी। धनखड़ 500 गाड़ियां लेकर के पहुंचे थे। बाद में देवीलाल ने धनखड़ को फोन मिलाया और जनता दल का टिकट ऑफर किया। चुनाव जीतने के बाद धनखड़ केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बने। बाद में VP सिंह की सरकार में देवीलाल को 1990 में निकाल दिया। धनखड़ ने भी तब इस्तीफा दे दिया। फिर चंद्रशेखर सरकार में जब देवीलाल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने तो सरकार में धनखड़ को भी जगह दी गई। तो ये थी पूरी कहानी। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। जगदीप धनखड़ भारत के तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले ही इस्तीफा दे दिया। बाकी दो नाम हैं VV गिरी और R वेंकट रमण। संविधान ये स्पष्ट नहीं करता है कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद अंतरिम तौर पर उनकी भूमिका कौन निभाएगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह फिलहाल के लिए सभापति की भूमिका तो निभाएंगे, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति के लिए संविधान कहता है कि खाली होने के 6 महीने के भीतर इसको भरा जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं है। सिर्फ यही प्रावधान है कि जल्द से जल्द इसे भरा जाए। एक दिलचस्प जानकारी और, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है और राष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, यानी देश से कहीं बाहर हैं, तो देश के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का पदभार दिया जाता है। ऐसा 1969 में एक बार हो भी चुका है, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया और VV गिरी ने भी चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। चुनाव यानी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए। तब करीब 3 हफ्ते CJI M हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला। अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि जगदीप धनखड़ का रिप्लेसमेंट खोजने के लिए चुनाव आयोग जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालेगा और 1952 के प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट के तहत चुनाव होगा और नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल चुनाव से अगले 5 वर्षों का होगा।
तो ये थी कंप्लीट पिक्चर। जो भी अपडेट आएंगे वो लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। अब सुर्खियों की बारी। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. बिहार में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला आप जानते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो 21 जुलाई तक एक एफिडेविट फाइल करे। एफिडेविट फाइल हुआ। क्या कहा आयोग ने, जानते हैं। पहली बात, कोर्ट ने सुनवाई में चुनाव आयोग को SIR के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आधार, वोटर और राशन कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया था। एफिडेविट से पता चला है कि आयोग ने कोर्ट के इन सुझावों को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात, सवाल नागरिकता के प्रमाण पर भी उठे थे। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि SIR से कई लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। इसका भी जवाब हलफनामे में दिया गया। लिखा कि वोटर के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के चलते किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। दलील दी गई कि आयोग को वोटिंग के संवैधानिक अधिकार के लिए नागरिकता का सबूत मांगने का हक है। कोई कानून इससे रोक नहीं सकता। ये तो रही एफिडेविट की खास बातें। माने आयोग अभी बैकफुट पर आता नहीं दिख रहा है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। ये भी बताते चलते हैं कि बिहार में 18 जुलाई तक 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से 90.12% के फॉर्म जमा हो चुके हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है 25 जुलाई। अगली सुर्खी अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी है। जांच की कड़ी में 22 जुलाई को एयर इंडिया ने अहम जानकारी दी। बताया कि उसने अपने सभी बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच पूरी कर ली है। टाटा समूह की माने तो जांच में कोई खराबी नहीं मिली। दरअसल AAIB की शुरुआती रिपोर्ट में प्लेन के दोनों इंजन फेल होने को उसके फ्यूल कंट्रोल स्विच मैकेनिज्म से जोड़ा गया था, जिसके बाद DGCA ने 14 जुलाई को भारत में रजिस्टर्ड ज़्यादातर बोइंग कमर्शियल विमानों के स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच 21 जुलाई तक करने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया ने DGCA से मिले निर्देशों से भी पहले 12 जुलाई से ही ये जांच शुरू कर दी थी। फ्यूल कंट्रोल स्विच क्या होता है, जांच में इसे लेकर के क्या सवाल उठाए गए, इस पर हमने विस्तार से वीडियो किया है आसान भाषा में नाम के शो में। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब बात रक्षा जगत की करते हैं, जहां से 2 डेवलपमेंट हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर अब भारतीय सेना को मिल गया है उसकी नई खेप, और सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 को रिटायर कर दिया गया है। पहले बात अपाचे की करते हैं। लगभग 15 महीनों की देरी के बाद आखिरकार इंडियन आर्मी को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिल गई है। 22 जुलाई को 3 हेलीकॉप्टर सेना की आर्मी एविएशन कोर यानी AAC को डिलीवर कर दिए गए। अपाचे को ऑपरेट करने के लिए AAC ने मार्च 2024 में ही स्क्वाड्रन का गठन कर दिया था। पायलट्स की ट्रेनिंग से लेकर के सारी चीज़ें पूरी कर ली गई, बस इंतज़ार था हेलीकॉप्टर का, वो भी पूरा हो गया। अपाचे हमलावर कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, बोइंग इसको बनाती है। इसके आने के बाद से भारत को एक एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर मिल गया। 1984 में दुनिया पहली बार अपाचे हेलीकॉप्टर से रूबरू हुई थी। इस साल इसे अमेरिकन आर्मी में शामिल किया गया था। उसके बाद से 17 से अधिक देश इसकी सेवाएं ले रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। अब बात MiG-21 की करते हैं। 62 साल की सर्विस के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बेड़े में शामिल MiG-21 बाइसन को रिटायर किया है। सितंबर में इसे फेयरवेल दिया जाएगा। ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। फिलहाल MiG-21 बाइसन की 2 स्क्वाड्रन बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात हैं। भारत में आखिरी बार MiG-21 साल 2019 में चर्चा में आया था। उस समय विंग कमांडर रहे और वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने इसे इसी जेट से पाकिस्तान के चौथी पीढ़ी के F-16 को मार गिराया था। अगली सुर्खी, कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों को अपनी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब दिखाने होंगे। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा ग्राहक राजा है और उसे ये जानने का अधिकार है कि रेस्टोरेंट कौन सा खाना परोसता है ताकि वो सही डिसीजन ले सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 25 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें कांवड़ रूट पर आने वाले सभी भोजनालयों पर QR कोड लगाने को कहा था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। दुकानों पर QR कोड लगाए जाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। कहा गया था कि दुकानदारों को उनकी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट की टिप्पणी भी इस पर आ गई है। तो आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आज के दुनियादारी में देखिएगा बांग्लादेश में प्लेन क्रैश के बाद वहां के भयावह मंजर की कहानी। ये प्लेन ढाका में एक स्कूल पर जाकर के गिरा था। अब जो कहानियां सामने आई हैं, सुन करके देख करके दिल पसीज उठेगा। फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉप।